हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो मॉर्निंग डोज करंट अफेयर में आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। और आज है 11 मार्च 2023। तो आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर की, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसमें हम लोग, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम 5 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और मैंने आप लोगों से जैसा कहा था कि एक क्वेश्चन है जो कि मैं बड़ा क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट होगा। और वो टॉपिक है आज हमारा निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में। इस क्वेश्चन को हम बहुत डिटेल में करेंगे। इसके अलावा जीएसटी परिषद की बैठक के बारे में हम जानकारी लेंगे। फ्रिंजेक्स अभ्यास देखेंगे, ये किन दो देशों के बीच में अभी हाल ही में आयोजित किया गया है। स्वार्म ड्रोन सिस्टम क्या है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। और चैट जीपीटी क्या है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। और ये टॉपिक, हर एक टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं आज का मोटिवेशन कोट, जो कि आप लोगों को ऊर्जावान बनाएगा आपके एग्जाम के लिए। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। दोस्तों, यहाँ पर हार से डरना नहीं है। जैसे कि बहुत से स्टूडेंट एक एग्ज़ाम के ना निकलने के बाद हार मानकर बैठ जाते हैं और फिर कोशिश नहीं करते। लेकिन आप लोगों को हार नहीं माननी, क्योंकि ये आपको बेहतर होने का मौका देती है। आप लोगों को अपनी असफलताओं से सीखे जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करनी है। आपको ये पता करना है कि आपने किस टॉपिक को नहीं पढ़ा, आप लोगों ने किस सब्जेक्ट पर कम ध्यान दिया है। अपनी हार का एनालाइज करना है, आप लोगों ने उसका निरीक्षण करना है कि आप लोगों ने कहाँ पर असफलता की, आप लोगों का हाथ कहाँ पर कमज़ोर है। इस चीज़ को आप लोगों ने समझना है। और फिर डेफिनेटली जब आप लोग इन चीज़ों पर काम करना शुरू कर देंगे तो फिर क्या होगा, एक दिन सिलेक्शन है जो कि मिलने लगेगा। तो इसी उम्मीद के साथ आप लोग बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। चलिए आज की शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, चैट जीपीटी। अभी यूकेपीएससी के द्वारा एग्जाम कराया गया था, जहां पर चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले चैट जीपीटी क्या है, इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। तो ये इसकी क्या है, फुल फॉर्म है दोस्तों। अब ये चैट जीपीटी होता क्या है, सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने गूगल देखा होगा, देखा नहीं? गूगल में आप लोगों ने काम किया होगा। डेली आप लोग कुछ ना कुछ सर्च करते रहते हैं, अपनी जानकारी लेते रहते हैं। जो चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आती, आप लोग गूगल बाबा से पूछ लेते हैं कि बताओ भाई कौन सा देश कहाँ पर है, ये कैसे चल रहा है। कोई भी एग्जाम की जानकारी आप लोग गूगल से ले सकते हैं। तो गूगल क्या है, एक प्रकार का सर्च इंजन है। इसी प्रकार दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को एक चैट जीपीटी नाम का सर्च इंजन देखने को मिलेगा, जिसका नाम है चैट जीपीटी। और इसमें एक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है, जिस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि एआई टेक्नोलॉजी। तो ये क्या है, एक आर्टिफिशियल चैटबॉट है। यहाँ पर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग क्या करेंगे, अपने गूगल प्ले स्टोर से चैट जीपीटी करके एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और उस एप्लीकेशन में कुछ भी चीज़ें आप लोग पूछें, आपको जानकारी मिल जाएगी, जैसे कि गूगल पे मिलती है। लेकिन इसका यहाँ पर जो इम्पोर्टेंस ध्यान में रखनी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पर ये काम करता है चैट बोट। अब यहाँ पर मैंने लिखा है कि ये सर्च इंजन की तरह ही हर सवाल का जवाब देने में सक्षम है। इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया, यानी कि ये निर्मित किसके द्वारा किया गया है, तो माइक्रोसॉफ्ट आप लोगों ने ध्यान में रखना है। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको विकसित किया गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी भारत की तो है नहीं, तो इसलिए ये भारत का चैट जीपीटी नहीं है। लेकिन दोस्तों, भारत कोई कम है तो है नहीं। टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे किसी की भी बात करें, भारत भी हर किसी फील्ड में आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए भारत ने अपना पहला स्वदेशी एआई संचालित चैट बॉक्स लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है लेक्सी, LEXI। तो दोस्तों, लेक्सी है जो कि भारत के द्वारा स्वदेशी निर्मित है। ये आप लोगों से आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक कंपनी है वेलोसिटी, उस कंपनी के द्वारा इसको निर्मित किया गया है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था कि गूगल द्वारा चैट बॉक्स क्या है। गूगल ने अपना एक अलग से चैट बॉक्स इसको टैकल करने के लिए
किसको टैकल करने के लिए? चैट जीपीटी को टैकल करने के लिए इसने अपना ही चैट बॉक्स बना दिया जिसका नाम है बार्ड, BARD। तो ये क्वेश्चन अभी आप लोगों से कनिष्ठ सहायक में पूछा गया था उत्तराखंड के एग्जाम में, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये जो चीन है ना, चीन में हर कोई चीज़ अपनी चलती है इनकी, गूगल वहाँ पर नहीं चलता है, फेसबुक वहाँ पर नहीं चलती है, तो इसलिए ये अपना ही यूज़ करते हैं और इन्होंने एक चैट बॉक्स बना रखा अपना जिसका नाम है अर्नी चैट। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। अर्नी चैट चीन के द्वारा विकसित किया गया है, AI टेक्नोलॉजी पर बेस्ड चैट बॉक्स है। तो ये था चैट जीपीटी जो कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जिसमें हम बात करेंगे फ्रिंजेक्स 2023। दोस्तों जैसे कि नाम से ही आप लोगों को समझ में आना चाहिए, FR मतलब फ्रांस। देखो नाम पे क्या रखा है, कहा जाता है ना कि यार नाम में क्या रखा है, तो नाम में ही सब कुछ रखा है यहाँ पर। देखो कैसे, FR मतलब फ्रांस, IN मतलब इंडिया, J मतलब जॉइंट, ठीक है जॉइंट, EX मतलब एक्सरसाइज। समझ में आ गया क्या? FRINJEX मतलब फ्रांस, इंडिया, JEX का मतलब है जॉइंट एक्सरसाइज। तो फ्रांस और इंडिया के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है फ्रिंजेक्स। और दोस्तों ये इसकी क्या खासियत है कि ये पहला अभ्यास है दोनों के बीच में, भारत और फ्रांस के बीच में सैन्य अभ्यास पहला है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट आप लोगों के एग्जाम के लिए हो जाएगा कि पहला सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स है। कहाँ पर आयोजित किया गया है? पेंगोड़े सैन्य स्टेशन तिरुवनंतपुरम केरल में इसको आयोजित किया गया है। जब भी दो देशों के बीच में रक्षा के मामले में मजबूती लाई जाती है, एक दूसरे के बीच रक्षा संबंधों को बढ़ावा दिया जाता है, तो यहाँ पर क्या करते हैं दोनों देश आपस में अभ्यास करते हैं, सेनाओं का अभ्यास, ठीक है, जहाँ पर दोनों मिलिट्री आपस में मिलती है और अपनी टेक्नोलॉजी को एक दूसरे से शेयर करते हैं। और अभ्यास है जो कि यहाँ पर किया जाता है जिससे कि ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये दो देश किस प्रकार से आपसी संबंधों को विकसित कर रहे हैं और आने वाले समय में ये दो देश रक्षा मामले में आगे कुछ ना कुछ अच्छा करने वाले हैं। तो और क्वेश्चन जो कि यहाँ पर आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रांस की राजधानी पेरिस है, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है यहाँ के। अब भारत के संबंध में सेकंड CDS आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, चीफ डिफेंस स्टाफ। दूसरे कौन है? अनिल चौहान है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। इनका संबंध उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले से है। पहले CDS आप लोगों से पूछा जा सकता है जिनका नाम है विपिन रावत, जो उत्तराखंड के पौड़ी जिले से संबंध रखते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे हैं, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। तो दो क्वेश्चन हो गए। अब हम बात करते हैं स्वार्म ड्रोन सिस्टम। स्वार्म ड्रोन सिस्टम क्या है? भारतीय सेना को विश्व का पहला पूरी तरीके से संचालित स्वार्म ड्रोन सिस्टम मिल गया है। तो विश्व का पहला स्वार्म ड्रोन सिस्टम है जो कि भारतीय सेना को मिला है। ये किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बेंगलोर में एक कंपनी है जिसका नाम है न्यू स्पेस रिसर्च कंपनी, निजी कंपनी है जिसके द्वारा ये विकसित किया गया है स्वार्म ड्रोन सिस्टम। तो यहाँ से इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं। बढ़ेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, GST काउंसिल। तो अभी दिल्ली में एक बैठक हो रखी है, 49th GST काउंसिल की बैठक। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि GST परिषद की 49वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? नई दिल्ली में आयोजित की गई है। बस इतने क्वेश्चन हैं जो कि यहाँ पर से बन सकता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है अब हम उसको समझ लेते हैं। GST काउंसिल के बारे में आप लोगों से इंडियन पॉलिटी में पूछा जाता है, तो हम यहाँ पर करंट अफेयर के साथ साथ GS को भी पढ़ रहे हैं। देख लो कैसे इंडियन पॉलिटी में आप लोगों का एक महत्वपूर्ण टॉपिक GST परिषद बन जाता है। और GST परिषद में आप लोगों से ये पूछा जाता है कि ये इसमें कौन कौन शामिल होते हैं। परिषद मतलब लोगों का समूह, और ये लोगों का समूह कौन कौन होंगे? केंद्र और राज्यों की एक संयुक्त मंच है। इसमें सदस्य होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री यानी कि निर्मला सीतारमण, अभी इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं। बहुत बार पूछा गया है उत्तराखंड के एग्जाम में भी और अन्य किसी भी एग्जाम में कि GST परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो वर्तमान में जो भी वित्त मंत्री होगा वो क्या होगा? GST परिषद के अध्यक्ष होते हैं। और वर्तमान में आप लोगों से ये भी कहा जा सकता है कि हाल में नहीं, वर्तमान में
जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो वित्त मंत्री ना देकर इनका नाम दे दिया जाएगा निर्मला सीतारमण। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट रहेगा। इनके अलावा जो जितने भी राज्य हैं, 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य के जो भी वित्त मंत्री होंगे वो इस बैठक में शामिल होंगे। तो इस प्रकार आप लोग देख रहे हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री हो गया और राज्यों के वित्त मंत्री इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष की अगर हम बात करेंगे तो ये 28 राज्यों में से किसी एक राज्य का वित्त मंत्री को चुन लिया जाता है उपाध्यक्ष के तौर पर, तो वो उपाध्यक्ष हो जाते हैं। अब जीएसटी के बारे में, जीएसटी काउंसिल के बारे में ये ध्यान में रखना है कि इसका अनुच्छेद आर्टिकल कौन सा है? 279A। और 279A का क्लॉज 1 के तहत राष्ट्रपति द्वारा ये जीएसटी काउंसिल की स्थापना की जाती है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पूछा जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा ये जीएसटी काउंसिल स्थापित की जाती है। अब जीएसटी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जीएसटी कब से लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 से भारत के संविधान में संशोधन किया गया था। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था 2016, तो उसके तहत इसको पारित यहाँ पर किया गया है और जीएसटी लागू हुआ। जीएसटी के स्लैब आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी इनकम टैक्स है जो कि आप लोगों को देने पड़ते। इनकम टैक्स नहीं, टैक्स स्लैब। तो यहाँ पर 5 प्रकार के हैं, 0%, 5%, 12%, 18 और 28%। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है जो कि जीएसटी काउंसिल से पूछी जा सकती है। आज का जो बड़ा टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला अभी हाल ही में आया है। दोस्तों अभी हाल ही में यहाँ पर एक फैसला आया था जिसमें ये कहा गया था कि जो चुनाव आयुक्त हैं और उनके अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति किस प्रकार से की जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की एक बेंच बैठी थी और उस बेंच ने ये फैसला सुनाया कि आज से क्या होगा, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं 3 लोग, इनकी एक कमेटी की सिफारिश पर की जाएगी। अब आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि यार अभी तक इनकी नियुक्ति करता कौन था फिर, तो इसके भी हम अभी थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि अभी तक इसमें क्या प्रावधान था, अभी ऐसा क्या हुआ कि इसमें इन 3 लोगों को शामिल किया गया। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे इसमें कौन कौन हैं। प्रधानमंत्री हैं जो कि सत्ता दल के नेता होते हैं, विपक्ष के नेता यहाँ पर, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये 3 अलग अलग लोग हैं जो कि यहाँ पर शामिल किए गए हैं। अब थोड़ा सा हम चुनाव आयोग के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम थोड़ा सा इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है चुनाव आयोग और यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। दोस्तों चुनाव आयोग एक प्रकार का संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय का मतलब ये होता है ऐसा निकाय जिसकी स्थापना भारत के संविधान में लिखित जो अनुच्छेद हैं उनके तहत किया गया है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को ये संवैधानिक निकाय है जो कि ध्यान में रखने हैं। और इसका प्रावधान भारत के संविधान में भाग 15 में किया गया है। अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में आप लोगों को भारत के चुनाव आयोग के बारे में जानकारी मिलेगी। अब संवैधानिक निकाय है यानी कि 26 जनवरी 1950 को जब भारत देश का संविधान लागू हुआ तो उस समय ये क्या आया होगा, अस्तित्व में आया होगा। तो यानी कि चुनाव आयोग की स्थापना 1950 आप लोगों से पूछी जा सकती है। अब इसकी संरचना की अगर हम बात करें तो सबसे पहले 1950 में ये 1 सदस्य का आयोग था, यानी कि इसमें सिर्फ 1 सदस्य हुआ करते थे जो कि इसके मुख्य निर्वाचन अधिकारी हुआ करते थे। लेकिन 1989 में यहाँ पर इनको 3 सदस्य की निकाय है जो कि घोषित कर दिया गया। और ये 3 निकाय में कौन कौन है, एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे जो कि मुख्य होंगे और उनकी सहायता के लिए 2 अन्य और आयुक्त होंगे। तो ये 3 लोग हैं जो कि चुनाव आयोग का निर्माण करते हैं। लेकिन क्या हुआ 1991 में फिर से इसको 1 सदस्य निकाय है जो कि बना दिया गया। लेकिन 1993 में फिर दोबारा 1993 में फिर से इसको 3 सदस्यीय निकाय बना दिया गया। अभी वर्तमान की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 3 सदस्य देखने को मिलेंगे चुनाव आयोग में। और वो 3 कौन कौन हैं, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त। अभी हाल ही में
25वें चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। आप लोगों को ध्यान में रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर के लिहाज से। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि यार इनका कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों, इनका कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, इन दोनों में से जो भी पहले हो गई। अगर नियुक्ति अगर आज हो गई और उनको 6 वर्ष की आयु तक, ठीक है, तो नियुक्ति अगर आज हो रखी है तो 6 वर्ष का कार्यकाल होगा। लेकिन अगर 6 वर्ष से पहले इनको 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है तो वो वाला कार्यकाल इनका माना जाएगा। तो इसलिए ये दोनों चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा। अभी तक इनकी नियुक्ति के संबंध में क्या प्रावधान था? राष्ट्रपति के द्वारा ये नियुक्ति किए जाते थे, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त तो किए जाते थे, लेकिन किसकी सिफारिश पर? तो ये प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। प्रधानमंत्री है जो कि मंत्रिपरिषद इनका सिलेक्शन करती थी और फिर राष्ट्रपति के पास ये भेजती थी नाम को, राष्ट्रपति उस पर मुहर लगा देते थे। इससे क्या होता था, जो चुनाव आयोग है उसमें पारदर्शिता का प्रश्न खड़ा हो जाता था, क्योंकि सत्ता दल ही चुन के किसी व्यक्ति को चुनाव आयोग में बैठा रही है, तो इसका मतलब ये है कि चुनाव आयोग में कहीं ना कहीं पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया कि इसमें सत्ता दल ही ना बल्कि भारत के जो विपक्ष के दल हैं उनकी भी भूमिका होनी चाहिए, और जो देश की सर्वोच्च न्यायिक व्यवस्था है, हमारी सर्वोच्च न्यायालय, उसके एक सदस्य भी इसमें होने चाहिए, जिससे कि इसकी पारदर्शिता है उसको भंग ना किया जा सके, जिससे इसकी विश्वसनीयता को और बढ़ाया जा सके, जिससे कि लोग इस पर विश्वास कर सके। क्योंकि वोट देने का अधिकार है जो कि सबसे बड़ा अधिकार माना जाता है जनता का, और वोट देने का अधिकार का संरक्षण दोस्तों चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। तो इसलिए ये एक इतनी बड़ी संस्था है जो कि हमारे देश के भविष्य को डिसाइड करती है, क्योंकि ये अगर निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराती है तो फिर एक अच्छे तरीके से जो कि हमारे देश में संवैधानिक जो ढांचा है उसको स्थापित किया जा सकता है। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए जो अभी 5 जजों की बेंच बैठी थी, उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश, 3 लोगों की एक समिति होगी जो कि एक नाम को चयन करेंगे, और वो नाम चयन होकर राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति फिर दोबारा इस पर फाइनल मुहर लगाएगा, और इस प्रकार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की क्या होगी, नियुक्ति हो जाएगी। तो आई होप ये बात आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी कि ऐसा क्यों किया गया है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं चुनाव आयोग के कार्य। अब ये कार्य क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो है ही है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, मेंस में भी आप लोगों से चुनाव आयोग के कार्य पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है इनके कार्य। तो चुनाव की तिथि, जैसे समय सारणी है, उसको निर्धारण करने का काम करती है चुनाव आयोग। इसके अलावा आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर राजनीतिक दलों को मान्यता देती है कि कौन राजनीतिक दल है कौन नहीं है, उनको चुनाव चिन्ह प्रदान करती है। जैसे कि बीजेपी है, उनको जो कमल है, और कांग्रेस का जो हाथ का चुनाव चिन्ह है। तो ये सभी मान्यताएं किसके द्वारा दी जाती हैं? चुनाव आयोग के द्वारा दी जाती है, निर्वाचन आयोग के द्वारा दी जाती है। चुनाव संबंध में जो भी विवाद हो जाते हैं उनका निपटारा चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है, ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। आचार संहिता, जैसे कि आप लोग देखते हैं चुनाव के समय में आचार संहिता लग जाती है, तो ये आचार संहिता को निर्मित करने का जो अधिकार है वो किसको है? चुनाव आयोग के पास है। संसद सदस्यों की निर्भरता के संबंध के मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देना, यानी कि अगर जो संसद है, हमारे देश की संसद है, उसमें कोई भी सदस्य अगर अयोग्य पाया जा रहा है, उसके संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देने का काम कौन करेगा? चुनाव आयोग करेगा। इसके अलावा क्षेत्रों का परिसीमन कार्य करने का भी काम चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है, तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा और भी कार्य थे, बट मैंने आप लोगों को यहाँ पर मेन काम है जो कि बताने की कोशिश कर रखी है। तो दोस्तों, इस प्रकार है जो कि आज हम लोगों ने महत्वपूर्ण करंट अफेयर को कर लिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। अगर आप नए होंगे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्द।